तो हेलो बच्चों, आज हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सहअभाज्य क्या होता है, संयुक्त या भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कल जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करवाए थे वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और जिसने अगली क्लासें नहीं देखी हैं पहले वाली, वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 मैथ और क्लास 10th मैथ की, ठीक है। अंशु सर भी मैथ पढ़ा रहे हैं क्लास 12 की, बहुत अच्छी। तो आप लोग जाइए, उसको ज्वाइन करिए, देखिए और शेयर वगैरह करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। चलिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेन डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित होती है। तो इसको हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, ठीक है, समझ में आया। अब सिर्फ दो गुणनखंड हो, अब इससे रिलेटेड अभी समझाते हैं कैसे। तो यहां से हम ले लेते हैं, माना कोई एक संख्या हमने ले ली ए ले ली, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, सिर्फ दो। क्या, कौन कौन से, एक तो होगा एक, और दूसरा सिर्फ वही संख्या, ठीक है, ए है। ए क्या होगा, खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा और किसी संख्या से नहीं होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए जो है, अभाज्य संख्या जो होती है, वो उसका एक खुद फैक्टर होता है और एक होता है गुणनखंड, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो। जैसे हमने बोला कि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद 11, 13, 17 ... ठीक है। अभी ये भी बताएंगे कैसे क्या हम निकालते हैं, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, घबराओ नहीं। अभी देखो, अब यहाँ पे क्या है, दो क्या है, दो के फैक्टर देखिए, दो के फैक्टर क्या होंगे, एक तो एक होगा और दूसरा खुद दो होगा, ठीक है। तीन के फैक्टर देखिए, तीन के फैक्टर क्या होंगे, एक तो एक होगा और दूसरा खुद तीन होगा, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे पाँच के करते हैं, पाँच के, तो इसका एक होगा और दूसरा खुद पाँच होगा, ये इसके गुणनखंड। सात के करते हैं, सात के फैक्टर करते हैं, एक होगा और
7 होगा। इसके अलावा ये किसी और संख्या से नहीं डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे क्या करते हैं, गलती 9 लिख देते हैं। 9 9 क्या है, 9 जो है, 9 को इधर लिखते हैं हम। 9 के फैक्टर देखिए, 1 से डिविजिबल है, इसके बाद 3 से डिविजिबल है, इसके बाद 9 खुद से डिविजिबल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देख रहे हो, मैंने क्या बोला था, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। यहां पर क्या है, हर एक संख्या जो यहां पर लिखी है इसके क्या है, 2 गुणनखंड है। लेकिन यहां पर 9 का क्या हो रहा है, गुणनखंड 3 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3। इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, 3, 5, 7, 9, क्योंकि इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं कि सर जो आपने ना 1 छोड़ दिया है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता है। तो अभी बात करते हैं इस पर भी। देखिए भाई, एक जो है ना, इधर करते हैं, एक जो है ना, इसके अगर गुणनखंड करे जाएं तो यहां पर एक खुद से डिवाइड होता है और दूसरा खुद से डिवाइड होता है। मतलब क्या है, एक एक ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, एक ही गुणनखंड है, इसमें सिर्फ एक गुणनखंड है, इसका सिर्फ एक गुणनखंड है। यही कारण है कि एक को हम क्या लिखते हैं, अभाज्य संख्या एक नहीं होती। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये सिर्फ 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। कैसी है, सिर्फ 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी देखिए सभी ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभी मैंने बताया था। ठीक है, बाकी देखिए सभी विषम संख्याएं मिलेंगी, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, सभी कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो समझ में आया इतना अभाज्य संख्या के बारे में, समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह करवाएंगे कि अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोला जाता है कि 0 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, या फिर 0 से 50 तक की संख्याएं कितनी हैं, या 20 से 70 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे निकालते हैं हम लोग, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इनके बारे में देखेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए देखिए, मैंने अभी बोला कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं है। ठीक है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, डॉट 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 आती रहेगी। तो अभी अपने से कभी पूछा जाएगा कि 0 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है एक फार्मूला है, अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं से बन जाता है, बन भी जाएगा, कैसे बताएंगे, लेकिन चलो बता ही देते हैं। फार्मूला है 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, ये है फार्मूला। इसको थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, 44, 22, 32,
32, 23, 21। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं, इनको काउंट कर लो ना है इसको। हाँ देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10, और यहाँ पर 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अभी सब समझ में आएगा क्यों हम लिख रहे हैं। अभी देखो बात करें कि क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, बताइए 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। और वही हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4। अगर यहाँ से 0 से 10 की देखेंगे तो 0 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। ठीक है, अगर कोई पूछे कि 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो फिर कितनी है, तो भी 4 है। कोई पूछेगा 20 से 30 के बीच में कितनी है, तो 2। कितनी है, 2 है। ठीक है, 30 से 40 के बीच में कितनी है, तब भी 2 बोलेंगे। ठीक है, पॉज करो। ठीक है, तो फिर यहां पर देखिए 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में कितनी है, 3। ठीक है, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2, और 90 से 100 के बीच में 1। अब क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आते, क्वेश्चन थोड़े घुमा के आते हैं। यहां पर तो अपन ने बता दिया, हमने क्या बता दिया कि 0 से 10 तक के बीच में 4 संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं। यही क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 10 से 20 के बीच में, तब भी आप बोल देंगे 4 है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे पूछ देता है कि 10 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, क्वेश्चन है इधर साइड करता हूं, ऊपर यहीं पे कर देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें बोला 10 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां तक तो 10 तक है, 0 से 10, 10 से बोल रहा है, 10 से कहां तक, 40 तक, मतलब 40 क्या है यहाँ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब यहां तक कितनी अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, 10 से 40 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से 20 के बीच में कितनी है, 4, प्लस 20 से 30 के बीच में कितनी है, 2, प्लस 30 से 40 के बीच में कितनी है, 2। ठीक है, तो जोड़ दो भाई, 4 और 2 6 और 2 8। तो हम क्या बोलेंगे, 10 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 8 होंगी। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन हो गए अपने क्लियर। अब आएंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। चलो, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग एलसीएम वगैरह निकालते हैं ना गुणनखंड करके, तो उनमें क्या होता है, ऐसा लिखा होता है, मान लो यहाँ पर 68 लिखा है। ठीक है, तो इसके हमसे बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ही क्यों डिवाइड करते हैं पहले, तो उसके बारे में देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ पर 68। ठीक
ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के बाद अगर 2 से नहीं हो रहा है तो फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से नहीं करते हैं 5 से करेंगे, 5 से, फिर 5 के बाद 6 से नहीं करते हैं, फिर सीधे 7 से करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको अभी हम पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा है? प्राइम मतलब अभाज्य, और अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। इस वजह से अभाज्य संख्या अगर 2 से स्टार्ट होती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इस वजह से यहां पर सिर्फ पहले 2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और अभाज्य गुणनखंड निकालने हमें, इस वजह से यहां पर सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 4 को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, और 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे? 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 2 6, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब देखो 17 क्या है? 17 क्या है? 17 के फैक्टर देखो, एक तो खुद 1 से कटेगा और दूसरा खुद 17 से कटेगा, और किसी से डिविजिबल है ही नहीं। तो ये 17 कैसी है? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या खुद से ही कटती है, अभाज्य संख्या खुद से ही डिविजिबल होती है, और 1 से डिविजिबल होती है, और किसी संख्या से नहीं होती है। इस वजह से हमने यहाँ पर 17 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर अगर गुणनखंड पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 2 17, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और गुणे 17। तो ये अपने अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है, समझ में आया? और भी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अभी हम बताते हैं, जैसे एक ये संख्या लिखी है 276, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे भाई? 2 से क्यों करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, और अभाज्य गुणनखंड अगर निकालने हैं तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, बता चुके हैं हम पहले, अभाज्य गुणनखंड पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 निम 18। अब देखो 9 है लास्ट में, डिविजिबिलिटी रूल आएंगे आगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल आगे बताएंगे। तो शायद कल की क्लास में होगा डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 2 से नहीं डिविजिबल है, 69 लिखा है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे आ जाओ, 23 मतलब 23, 23 किससे डिविजिबल है? कोई संख्या है? 23 किससे डिविजिबल? देख जाए, यहाँ पे लिखा हमने 23, यहाँ पे देखो 23 के फैक्टर, एक तो 1 है और दूसरा 23 है। तो ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। और जब ये अभाज्य संख्या है तो खुद से ही डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा 23, और 23 से ही ये डिविजिबल हो गए। जब ये 23 हो गया तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 2 3 और 23। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 23। ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग करेंगे आगे सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं, चलिए देखिए, आई थिंक समझ गए होंगे कि हम 2 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करेंगे। आगे देखिए, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर,
ठीक है, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका मासा एक हो, जिसका मासा एक हो, ऐसी संख्या जिसका मासा एक हो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो मासा किसका कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? जैसे मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक संख्या तो होगी नहीं, मासा है तो मतलब दो संख्याएं कोई होंगी, तो ऐसी संख्याएं, सॉरी यहाँ पर संख्या नहीं होगा, यहाँ पर संख्याएं होगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसका मासा एक हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हमने बात कर दी 2 और 2,3, तो इसका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? एक। इसका मासा कितना आएगा? एक। और दूसरी जैसे हमने बोला 16,9, ठीक है, तो इनके मासा निकाल लो। इसका मासा निकालेंगे कितना आएगा? एक। इसका मासा निकालेंगे कितना आएगा? मासा निकालना आता है, वो भी सिखाएंगे आगे क्लास में। मासा की अलग से क्लास आएगी, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, इनकी सबकी क्लासें अलग से आएंगी। अभी फ्रैक्शन की रह गई है, पीछे छूट गया है, फ्रैक्शन की क्लास आएगी। ठीक है, तो इसको वहीं पे सिखाएं या फिर यहीं वहीं पे सिखाएंगे। ठीक है, इनका भी मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा, और जब एक आएगा तो फिर ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, मासा और लासा की एक स्पेशल क्लास अलग से आएगी। ठीक है, वहां पर हम लोग मासा को जितने तरीके से भी किया जाता है सारे तरीके बताएंगे, गुणनखंड विधि से बताएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई विधि से बताएंगे, और भाग विधि से बताएंगे, जितने भी विधि है सबसे मासा निकालना सिखाएंगे, एलसीएम भी बताएंगे, लासा क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त या भाज्य संख्या, संयुक्त या भाज्य संख्या। चलिए संयुक्त या भाज्य संख्या, चलिए देखिए, संयुक्त या भाज्य संख्या, कंपोजाइट नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंपोजाइट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मेन ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड। मतलब अभी एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए देखें, जैसे मैंने बोला कि दो से ज्यादा, बोला दो तो गुणनखंड होते हैं किसके? अभाज्य संख्या के, लेकिन जो भाज्य संख्या होगी उसमें क्या होगा? दो से ज्यादा अगर गुणनखंड है तो वो संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी या फिर संयुक्त संख्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 4, अगर बात करी जाए 4 और 4 के बाद यहाँ पे देखिए 4 के फैक्टर कितने होंगे? दो से ज्यादा अगर फैक्टर हो रहे हैं, दो से ज्यादा अगर गुणनखंड हो रहे हैं 4 के, तो फिर 4 कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। देखते हैं फैक्टर करके, तो ये देखो 1 से डिविजिबल है 4, ठीक है, और 2 से भी डिविजिबल है 4, और 4 से भी डिविजिबल है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एक ऐसी संख्या है जो 3 गुणनखंड होते हैं, जिसके 3 गुणनखंड होते हैं। और आगे देखते हैं, जैसे हमने लिखा 6, क्या 6 भाज्य संख्या है? देखो
6 के 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और खुद 6 से डिविजिबल है। तो उसने बोला 2 से ज्यादा, मतलब ये नहीं बोला कि 2 से ज्यादा मतलब 3 ही हो, 3 नहीं, 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो ये अपनी होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। जैसे 8 के और फैक्टर करके दिखाते हैं हम तुम्हें। 8 के फैक्टर करते हैं, जैसे 8 के फैक्टर देखिए भाई क्या होंगे। पहला 1 से डिविजिबल है, इसके बाद 2 से डिविजिबल है, इसके बाद 4 से डिविजिबल है, इसके बाद 8 से डिविजिबल है। तो इसके भी कितने हो गए? 4 फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ से अपना ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में कल शायद डिविजिबिलिटी रूल होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जितनी भी क्लासें इससे पहले हमने पढ़ाई है उनको देख लेना, देखने के बाद फिर ये क्लास देख लेना, इसके बाद फिर कल की क्लास में शायद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।